तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कुछ क्वेश्चंस की। ये एच सी वर्मा सर की बुक के वो क्वेश्चंस हैं जिसका सोल्यूशन तक अवेलेबल नहीं होता है। ये वो क्वेश्चंस हैं। ये आपकी एच सी वर्मा सर की जब बुक आप खरीदते हैं फिजिक्स की, ये वो क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसे एच सी वर्मा सर की जो बुक है फिजिक्स की पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसे हमेशा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। तो मैं तो अभी यहाँ पे फ़ोकस कर रहा हूँ, हम लोग अभी यहाँ पे फ़ोकस कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जितने भी अगर मेरे सारे वीडियोज़ आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, तो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊँगा। सेकंड उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप देखिए। क्योंकि क्लास में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे क्वेश्चंस आपको नहीं कराए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, बट बच्चों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व ना करना आपका आपकी कॉन्फिडेंस डाउन करता है, और सेकंड आपकी जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन को मार्क करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो कम हो जाती है। आपको मैं जानता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, आपने कई बार 12th में भी वो चीज़ पढ़ी है, और आप जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर ही पढ़ रहे हैं। और मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे हैं मैंने। लेकिन वो लोग ज़्यादातर थ्योरीज पे ध्यान देते हैं, और जब पार्ट आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो नहीं करा पाते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपको सब सब्जेक्ट पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, वो एच सी वर्मा सर से कराऊंगा। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्पलर्स के होते हैं, राइट। तो अगर आप मेरा वीडियोस ही सारे देखते रहते हैं तो आपको ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जितने ही क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आप जितने बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है वो आपके दिमाग के अंदर बैठना चाहिए। इट इज वन ऑफ द रीजन कि बच्चे जब क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके दिमाग से फॉर्मूलाज उड़ जाते हैं, उनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो भूल जाते हैं। उसका मेन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस की इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए, टाइम को ज़्यादा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये फिर से बताना चाहूँगा, ये एच सी वर्मा सर का बुक का ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन जिसके आंसर्स सोल्यूशन में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। और मैं वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इसके सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं सारे ही क्वेश्चंस बुक से खुद से पढ़ लूंगा, तो विश्वास मानिए इसमें टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। सेकंड, आपको समझने में बहुत एनर्जी खत्म करनी होगी। अगर आप हमारे वीडियो से बने रहते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही होते हैं, साथ में उनको जो स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सही तरीका, वो भी आपको पता लगता रहता है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो कह रहा है, तो मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। तो चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है अ वेक्टर, पेन चेंज का व्हाइट कलर का पेन ले लेता हूँ आपके लिए मैं। अ वेक्टर नेसेसरी चेंज इफ रोटेटेड थ्रू एन एंगल। कोई वेक्टर डेफिनेटली और नेसेसरीली चेंज होगा क्या अगर उसको रोटेट किया जाए किसी एंगल से, किसी एंगल के द्वारा उसे रोटेट किया जाता है। लेट्स से अगर कोई वेक्टर ये है मेरे पास, ये कोई एक्स एक्सिस है, राइट। इसी और इस पर क्या है, एक एंगल, कुछ वेक्टर कुछ कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पे। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं। डायरेक्शन का मतलब कुछ और नहीं होता है, एंगल ही होता है, डायरेक्शन। और उसी को ही कई बार क्या होता है, ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन वर्ड्स में आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो वो बोल रहा है कि क्या वेक्टर नेसेसरली चेंज होगा इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, अगर किसी एंगल के थ्रू से रोटेट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर, पहली बात ये होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का जो मतलब है वो उसमें होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये सभी को पता है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की बात हो रही होती है। अगर आप कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि वेक्टर को हमने रोटेट कर दिया, अभी एंगल कुछ ये है, और हो सकता है कि इसके बाद मैंने जो एंगल कर दिया वेक्टर का, वो कुछ ये बना दिया है, ये कुछ वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया। तो अब जो एंगल होगा वो कुछ ये हो जाएगा, है ना भाई। एंगल चेंज हो गया, थीटा था अब थीटा 1 हो गया। तो एंगल चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड
चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज इफ इट इज रोटेट थ्रू एन एंगल। यस, यस इट इज चेंज, इट विल बी चेंज, बिकॉज वेक्टर हमें दो चीज की इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की। देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, आप रोटेट करेंगे किसी वेक्टर को किसी एंगल से, ये कोई वेक्टर, हमारे पास वेक्टर की लंबाई है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये एंगल, ये मेरा एक्स एक्सिस है यहाँ पे इस तरह से। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ है, लंबाई अभी भी वेक्टर की वही है, लेकिन एंगल चेंज हो चुका है, पहले इतना था अब इतना हो चुका है, राइट। तो एंगल चेंज होने की वजह से मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेक्टर चेंज हो गया। यस, तो इसका आंसर होगा यस, वेक्टर चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट जीरो। तो इसमें दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो पहला पार्ट ये कह रहा है कि दो वेक्टर को आप दो अनइक्वल वेक्टर्स को, इंपॉर्टेंट बात है, जिनके मैग्नीट्यूड जो है अनइक्वल है, गेट जीरो, अगर उनको ऐड किया जाए तो, जब उनको ऐड किया जाता है दो वेक्टर्स को, दो अनइक्वल वेक्टर्स को, तो उनका सम जो है जीरो हो सकता है, मतलब आई मीन ऐड करने पर जीरो हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक वेक्टर लेते हैं, लेट्स से ये कोई आपने वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर, ठीक है, और ये उनके बीच का एंगल हो जाता है। आपने क्या बोला है कि ऐसा पॉसिबल है कि वो जीरो हो जाए। जीरो कैसे हो सकता है? अगर आपने मैग्नीट्यूड लिया है, दो वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड लिया है, जो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट से डिफाइन करेंगे कि वो जीरो हुआ है या नहीं हुआ है। उनको दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वो रिजल्टेंट होगा, तो ये होगा पहला वाला वेक्टर का दूसरे वाला वेक्टर, मतलब अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा, है ना भाई। तो इनका जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, इसका अगर मैग्नीट्यूड में ए मान लेता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड बी मान लेता हूँ, तो जो होता है हमारे पास रिजल्टेंट, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। आप अगर दोनों ही वेक्टर को जीरो ले लें तब तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, लेकिन इन केस अगर आप एक को भी जीरो कर दें या फिर एक को बढ़ा दें घटा दें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में होने की वजह से आप छोटा लें या बड़ा, अगर आप कोई फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं, आप कोई फाइनाइट लेंथ का कोई मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर ले रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा, राइट। जीरो कब मिल सकता है, यहाँ पे जो एंगल है अगर 180 भी कर दें, अगर लेट्स से ये वेक्टर है कुछ इस तरह से और एक दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से, अब उसने कंडीशन ये लगा दी है, यहाँ पर ये बीच का इनका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उसने बोला ही है कि अनइक्वल वेक्टर, अगर ये वेक्टर की बात करता है इक्वल वेक्टर की, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो हो जाता, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स की, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स की, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन उसने जो बोला है वो बोला है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई लेट्स से अगर आप 180 डिग्री भी कर देंगे तो माइनस में वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का 1 वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे तब तो ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। तो लेट्स से अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड ले लिया, ए बराबर बी है, अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड ले लिया है तब क्या होगा, और डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली अपोजिट है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट किया जा रहा है, और cos 180 डिग्री का मतलब क्या होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर एक काम करिए, इसको प्लस हटा के माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस का हो गया, 2a स्क्वायर माइनस का हो गया, तो सारी चीजें ही कैंसिल आउट हो गई, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट आया वो जीरो आया। इस सिचुएशन में रिजल्टेंट जीरो आ सकता है जब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के बराबर हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। इन दोनों को लोगों को आपस में जोड़ा जाए, इन दोनों वेक्टर्स को अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते, राइट। अब वो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। देखो यहाँ पर कैच है, यहाँ पे आपको समझना होगा, वहां पे उसने शब्द बोल दिया इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड गेट जीरो। क्या आप ऐसा हो सकता है कि 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टरों को जोड़ा जाए और उनका सम जीरो आ जाए? ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो इस सिचुएशन में हो सकता है, एक सिचुएशन में
कि तीनों वेक्टर एक तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में ऐड किए गए हों। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर एक वेक्टर है इस तरह से, फिर ये एक वेक्टर है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, तीनों वेक्टर से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। इन तीनों का आपस में जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ उस चीज को। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, मतलब ओरिजिन पे जोड़ेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और ये इस कुछ एंगल बना रहा है। अगर मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल था इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मैंने कंसीडर करा है, वो पूछ रहा है ना कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, एक सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है जब ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जोड़ें, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में जोड़ेंगे तो एक एंगल, एक डायरेक्शन, मतलब एक मैग्नीट्यूड इधर को हो जाएगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और आपको पता है कि जितना भी एंगल होता है, जितना भी एंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो सारे 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला एंगल कहूँ, मतलब इस वेक्टर से ये वेक्टर कितना एंगल बना है, तो ये 120 हो जाएगा। क्यों 120 हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, राइट, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गई है। अगर ये 60 है तो इधर वाला 120 होगा, क्योंकि टोटल लाइन का एंगल 180 होता है, तो इसलिए इस वेक्टर में और इस वेक्टर में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर कुछ वेक्टर कुछ इस तरह से आ गया, एंगल कितने का आ गया इन दोनों के बीच में, 120 डिग्री का, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। इसी तरह से ये वाला डायरेक्शन, ये भी 120 डिग्री का बनाएगा इससे, है ना भाई। देखो ये अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये 60 हो गया, और इधर कितना आ जाएगा, ये भी 120 डिग्री का आ जाएगा। जब ये 120 डिग्री का आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये भी इससे भी 120 डिग्री का है, और सबका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ये भी 120 डिग्री हो गया, और ऑफ कोर्स जो रेस्ट बचा वो भी 120 डिग्री ही हो गया। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे देखो मिटा रहा हूँ और आप कुछ समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिस्सा ये वाला मिटा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा ये भी मिटा रहा हूँ। तो उस पहले वाला जो पार्ट था उसका तो आंसर जीरो हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है ना। ये वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस वाले का आंसर मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, इस वाले का जो आंसर होगा वो यस हो जाएगा, मतलब इतने हिस्से का। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये वाला हिस्से का आंसर जीरो हो गया, यस हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर अब मैं इन चीजों को जब ऐड करूंगा तो ये तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए आपके समझाने के लिए। ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ये कुछ एंगल बना रहा है इससे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में करने के लिए हमें इधर करना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट से मैं यहाँ पर फिर से इन्हीं को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हीं जो वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो वेक्टर है ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। देखिए जब इस डायरेक्शन में है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से, क्योंकि टोटल 180 है, 180 यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो जाएगा, और ये जो बचेगा 90 प्लस 30 120 होता है। इसका मतलब ये जो एंगल हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का मतलब इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, जो बच जाएगा वो 30 बचेगा। तो 30 अगर मैं इसे कॉम्पोनेंट करूंगा तो एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा a cos 30, राइट, और इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट, वो आ जाएगा a sin 30, a sin 30, राइट। हमारे पास जो वेक्टर था जो ना x में था ना y में था, तो हमने उसके कंपोनेंट वाइज को ड्रैग कर लिया x y डायरेक्शन में, राइट। इससे इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसमें घबराइएगा मत। जो भी वेक्टर अगर आपको x और y में नजर नहीं आ रहा है तो आप सीधा उसके कंपोनेंट करिए। जो एंगल के साइड में आप कंपोनेंट करेंगे वो कॉज में होगा मैग्नीट्यूड के साथ, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो मैग्नीट्यूड के साथ साइन में होगा। ये बस आप ध्यान रखिए, और इसी तरह से आप चीजों को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये जो नीचे रह गया ये वाला, इस वाले की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए इसका ये तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, बचेगा कितना 30। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा, तो हो जाएगा a cos 30, a cos 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में वर्टिकल, तो ये हो जाएगा a sin 30, a sin थीटा ना लिख के 30 लिखिए हर जगह,
थीटा नहीं है, थीटा लिखिए। अगर आप 30 लिखेंगे तो इजी लिखेगा, थीटा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो आप 30 लिख लीजिए ऑलरेडी, ये भी a sin 30 हो जाएगा। देखिए अब हमने जितने भी वेक्टर्स थे उन सबको कंपोनेंट वाइज तोड़ लिया है। अब आप देखिए जो एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नीचे निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो निगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, देखिए जो चीज ऊपर खींच रही है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में a cos 30 और ये डायरेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट डाउनवर्ड, जो अपवर्ड है डाउनवर्ड के बराबर हो गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर्स का जीरो हो गया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में एक्स ए है और इस डायरेक्शन में क्या है a sin 30, इधर भी है a sin 30, मतलब दोनों का जुड़ के आएगा। तो a sin 30 का मतलब होता है, sin 30 का मतलब होता है आधा, हाफ, तो इसका मतलब हो गया हाफ, ये बराबर था इसके, यहाँ पर a था और इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, हाफ a/2 प्लस हाफ a/2, मतलब a/2 मतलब हाफ ऑफ ए। तो यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे आधा ए तो हो जाएगा एक ए, तो एक ए बराबर कितना हो जाएगा, एक ए, मतलब ये इस डायरेक्शन में ए है और एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ए ही है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होंगे वो भी जीरो हो गए, मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हो गए वो भी जीरो हो गए, मतलब मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल वाइज भी जीरो हो गया और वर्टिकल वाइज भी अगर देखें तो वो जीरो हो जाएगा। तो अगर तीन वेक्टर को आप इक्विलैटरल सिचुएशन में चीजों को जोड़ रहे हैं, इक्विलैटरल कंडीशन में आप चीजों को जोड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तीन वेक्टर को ऐड करने पर मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? और अगर दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप -1 भी वैल्यू रख देंगे और सेम मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे तब तो हो सकता है। अगर आपने दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के ले लिए हैं तब तो हो सकता है, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिए हैं तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और आएगा और इनको प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कुछ और आएगा, लेकिन माइनस भी लगा देंगे तब भी नहीं होगा। तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड में अगर आप जोड़ेंगे चीजों को तब भी आप सम जीरो नहीं ला सकते, बट इन केस ऑफ थ्री वेक्टर्स which you are adding in a fashion of equilateral triangle, then the resultant of that particular equilateral triangle sum is equal to zero, because we gonna component those particular vectors which is not in neither x or nor y, राइट, हम उनको कंपोनेंट वाइज तोड़ लेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। जैसे ही हमने यहाँ पे तोड़ा हमें दिखा कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निगेटिव एक्स के बराबर आ जाएगा, वाई एक्स का कंपोनेंट जो आ गया वो वाई में पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई के बराबर आ गया, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर आ गया, लेफ्ट राइट के बराबर आ गया। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन से दैट the resultant vector is zero. ओके, नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा कि डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस बात का कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर का? भाई डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर क्या मतलब है? मैंने कहा कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है दुनिया का, कोई भी वेक्टर, तो उसकी लंबाई को मैं मैग्नीट्यूड कहता हूं। उसकी जो लंबाई होती है ना, मतलब ये लंबाई होगी इसकी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ओके, ये मतलब होता है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लंबाई। मैंने कहा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का क्या मतलब है? जीरो वेक्टर का मतलब जिसकी लंबाई जीरो है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया मतलब वो पॉइंट है भाई, कॉमन सेंस वाली बात हो गई। जिसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं मतलब उस वेक्टर की कोई लंबाई नहीं है। जब उस वेक्टर की कोई लंबाई नहीं है मतलब वो पॉइंट है, पॉइंट है उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, राइट। तो अगर हम ये कहें कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं, जीरो वेक्टर का नहीं है भैया, आप इसको नाप ही नहीं सकते। आप भाई आप वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं लंबाई के द्वारा। पॉइंट वेक्टर, पॉइंट जीरो वेक्टर का मतलब तो पॉइंट हो गया और पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। डज डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के टर्म्स में आपको बताऊं तो आप सोचिए, जैसे मैंने कहा कि कोई जीरो वेक्टर, वेलोसिटी क्या है? जीरो वेक्टर है, राइट, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब हो गया? मतलब वेलोसिटी की जो लंबाई, मैंने यहाँ पे वेक्टर को एक वेक्टर बनाऊंगा,
जिसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो हो जाए, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब हो गया पॉइंट हो गया, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या, जो पार्टिकल है या कोई जो बॉडी है वो रुकी हुई है। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि वो अगर ये यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ पर क्या मतलब वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जीरो है, राइट। ओके, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो का मतलब पार्टिकल बंदा क्या एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन खड़ा हुआ है। ओके, अगर इसी तरह से मैं बोलूं कि जीरो वेक्टर ऑफ फोर्स, जीरो वेक्टर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि किसी बॉडी में फोर्स लग ही नहीं रहा है, राइट। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझा दिया कि जीरो वेक्टर का वेलोसिटी का जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, राइट। 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, कुछ तो होना चाहिए था ना। 0 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, 0 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि भैया आप रुके हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप चल ही नहीं रहे हो। जीरो वेक्टर फोर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके से ही है कि इसका मतलब क्या होता है, अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बोले तो ये हो जाएगा कि बॉडी रुकी हुई है, फोर्स का मतलब क्या हुआ कि उसका फोर्स लग ही नहीं रहा है, जीरो फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये विश्वास मानिए, अगर आप एस सी वर्मा सर की बुक में इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो पहली बार जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आती कहना क्या चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, बट आपको एक्सप्लेन नहीं करी गई ये चीजें, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। जैसे जैसे आप मेरे ये पढ़ते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ईजी बात थी, है ना। ईजी बात होती है जब आपको समझ में आ जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट अ यूनिट वेक्टर। वो बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि आप 3 यूनिट वेक्टर को जोड़ें और उनका जो जोड़ने पर उनका जो वेक्टर जो बनकर आए वो भी यूनिट वेक्टर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 यूनिट वेक्टर को जोड़ें और जो रिजल्टेंट आए वो भी यूनिट वेक्टर आए, ऐसा होता है? तो समझाना है इसको, बताना है होता है या नहीं होता है। देखिए, अगर आपने कहा कि ठीक है भाई मैं 3 यूनिट वेक्टर लेता हूं, मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आपका ए आई, सिर्फ आई ले लिया, ये यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया, राइट, कुछ जे, ये भी यूनिट वेक्टर हुआ भाई, एक्स वाई जेड इस तरीके से होगा ना भाई, ये आई डायरेक्शन है ना, तो ये आई हो गया, ये यहाँ पर जे हो जाएगा। इसी तरह से मैंने तीसरा वेक्टर ले लिया सी, और वो ले लिया मैंने के। देखो तीनों ही मैंने यूनिट वेक्टर लिए हैं, तीनों ही मैंने यूनिट वेक्टर, उसने बोला था ना ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स, तो मैंने तीनों यूनिट वेक्टर को जोड़ूंगा तो इनका जो सम बनेगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का आएगा, वो क्या आएगा, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तीनों वेक्टर का सम आ गया, राइट। लेकिन उन्होंने बोला है कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर्स टू गेट अ यूनिट वेक्टर। अब अगर यूनिट वेक्टर है ये, तो हमें डिफाइन करना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम कहेंगे भैया यूनिट वेक्टर है ये। देखो, हमने कहा कि एक यूनिट वेक्टर हमने लिया आई, एक वेक्टर ले लिया हमने आई, तो उसका देखो जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जे तो है नहीं ना के है, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट वेक्टर को हम लोग जोड़ रहे हैं और इनका भी जो रिजल्टेंट आए वो भी यूनिट वेक्टर आए, ये बताना है आपको। कैसा होता है जब आप करेंगे, आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका जो आंसर आ गया वो तो √3 आ गया। भाई जब √3 आ गया तो इसका मतलब क्या भैया, ये तो 1 है ही नहीं। जब ये 1 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, या ऐसे आप जोड़ ही नहीं सकते। उसने पूछा कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट अ यूनिट वेक्टर, नो। अगर हम 3 यूनिट वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हमें नहीं मिलेगा, राइट। ओके, अगर मैं कहूं कि इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, आर वेक्टर का,
अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। अब मैं क्या करूंगा, इसी के जो मैग्नीट्यूड है इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। अब ये जो बन गया, अब ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। कैसे, देखिए ये कुछ लिखा हुआ, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ये आई वाई रूट थ्री प्लस जे वाई रूट थ्री प्लस के वाई रूट थ्री। ओके, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है क्या? यस, देख लेता हूं मैं आपको दिख रहा है या नहीं एक बार। क्या आप चीजें देख पा रहे हैं? यस, हाँ देख पा रहे हैं आप। तो के बाई रूट थ्री हो गया। अब मैं इसका जब रिजल्टेंट निकालूंगा, मतलब आई मीन जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर आएगा, वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ गया, ये अंडर रूट में आ जाएगा। देख नहीं होगा, दिखता नहीं होगा शायद, ये देखिए वन बाई रूट थ्री ही है। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि भैया वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर मतलब वन रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री हो जाएगा, तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री का मतलब क्या हुआ, थ्री बाई थ्री। और थ्री बाई थ्री का क्या मतलब हो गया, वन। देखिए इसका यूनिट वेक्टर कितना आ गया, मतलब वन आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया वन आ गया। किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वन, मैग्नीट्यूड वन। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वन। इसमें देखिए आपने तीन यूनिट वेक्टर को जोड़ा, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट आया वो वन नहीं आया। इसका मतलब आप तीन यूनिट वेक्टर को जोड़ने पर वन नहीं ला सकते। ओके, हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है नो। इसके आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डज योर आंसर चेंज इफ टू यूनिट वेक्टर आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आपका आंसर चेंज होगा कि जब हम दो यूनिट वेक्टर्स को अलोंग द एक्स एक्सिस ले लें, राइट। दो यूनिट वेक्टर को हम लोग अलोंग द एक्स एक्सिस ले लें तब चेंज होगा। मैं यहाँ पे साइड चेंज कर लेता हूँ, स्लाइड एक ले लेता हूँ यहाँ से, राइट। मैंने एक स्लाइड ले ली। तो वो बोल रहे हैं कि आपने दो वेक्टर्स को अलोंग द एक्स एक्सिस ले लिया। ये तो हमने पहले ले लिया था, अलोंग द डायरेक्शन ले लिया हमने, एक जे डायरेक्शन में किए ना। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया आई और इसका ले लिया जे। दूसरा ले लो, हो सकता है माइनस का के, माइनस का के भी लोगे। ओ सॉरी, जे होगा ये, यहाँ पे हो गया माइनस का के। अगर आप इस तरह से भी वेक्टर बना रहे हो, जो यूनिट वेक्टर को ऐड कर रहे हो आप, राइट। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है, देखो भाई ऐसा है, कैन यू चेंज योर आंसर इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग दो यूनिट वेक्टर हैं, तो एक कोऑर्डिनेट, ओ माय गॉड, आगे आगे स्लाइड, यस, दो यूनिट वेक्टर जो लिए मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस लिए, मैंने तीसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लूंगा, तब भी देखो जो उसका रिजल्टेंट आएगा कभी भी वन नहीं आ सकता। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसका मतलब अभी भी जो है रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू वन, विच इज नॉट इक्वल टू वन। दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो यू कैन नॉट से दैट द रिजल्ट जो यूनिट वेक्टर आएगा वो वन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज नॉट अ वेक्टर। देखो भाई, क्या ऐसी क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं जो जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट मैग्नीट्यूड भी हो मतलब उसकी वेक्टर की लंबाई भी हो, राइट, ये लंबाई भी हो, और डायरेक्शन भी हो मतलब कुछ एंगल भी बना रहा हो एक्स एक्सिस से, बट तब भी उसको हम लोग वेक्टर्स नहीं कहेंगे। ऐसी सिचुएशन होती है जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी, तो कुछ तीसरा वेक्टर निकलता है। ये जो वेक्टर निकला है ना, ये क्या निकला है कि लेट्स से ये कुछ एक्स एक्सिस में कुछ वेक्टर है, ये कुछ ए वेक्टर है, और ये कुछ हो सकता है कुछ बी वेक्टर है। आई डोंट नो इन विच डायरेक्शन इट इज, बट मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, लो भाई साहब ये कुछ बी वेक्टर है। जब मैं इन दो वेक्टर को क्रॉस करूंगा, तो क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि ये एक्स डायरेक्शन में ये हुआ, ये ए जो है मेरा एक्स डायरेक्शन में है, मैं थंब रूल लगा रहा हूँ राइट हैंड का, तो ये एक्स डायरेक्शन में, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये बी में गया, मतलब मेरी उंगली बी की तरफ मुड़ रही है, और जो मेरा अंगूठा जो डायरेक्शन कर रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन कर रहा है। आउट ऑफ द प्लेन करने का मतलब क्या है, ये भी एक जो सी वेक्टर होगा वो कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा।
इस पूरा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये कोई सी वेक्टर होगा। तो जब आप ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, जो निकल कर आ रहा है वो भी एक वेक्टर आ रहा है, लेकिन ये ट्रू वेक्टर नहीं है। बट ये ट्रू वेक्टर नहीं, इट इज नॉट ट्रू वेक्टर। ट्रू वेक्टर, ये कोई ट्रू वेक्टर नहीं है। ट्रू वेक्टर का साफ मतलब क्या होता है भैया, ए भी एक ट्रू वेक्टर है, दूसरे ट्रू वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, जो वेक्टर आ रहा है उसको हम ट्रू वेक्टर ना कह रहे हैं, हम उसको सूडो वेक्टर कहते हैं। हम इसको बोलते हैं सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर बोलते हैं भाई इसको हम लोग। सूडो वेक्टर बोलने का मतलब एक है, सूडो वेक्टर के ट्रू वेक्टर से अलग होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हाँ सब अलग होते हैं, सूडो वेक्टर अलग चीज है और ट्रू ट्रू वेक्टर अलग चीज है। तो किसी ने पूछा भाई क्या अंतर है दोनों में, तो दोनों में अंतर ये होता है कि आप ट्रू वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। ट्रू वेक्टर जो आता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, राइट, ये तो दोनों में होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और ट्रू वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रू वेक्टर की जब मैं बात करूं तो भाई इसमें एक चीज अलग होती है कि इसमें आप कंपोनेंट कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं इसके, कंपोनेंट, राइट। बट इनके सूडो वेक्टर इसमें आप कंपोनेंट नहीं कर सकते, नो कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं हो सकते। और भी आंसर्स होते हैं इसके, जब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। सूडो वेक्टर का मतलब आप समझो कि भाई आपने ए क्रॉस बी करा, जो अंगूठा आपका जो बता रहा है वो एक वेक्टर की तरफ ही बता रहा है, बट उसको वेक्टर ना कह के हम लोग सूडो वेक्टर कहते हैं। उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, देखो भाई लंबाई है, लंबाई तो होगी और डायरेक्शन भी होगी, बट उसे कंपोनेंट नहीं कर सकते, वो इस प्लेन के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। अगर लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाऊं, यहाँ पे ये कोई मेरा प्लेन है और इस प्लेन के अंदर मेरे पास क्या है, ये कोई मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब ये जो वेक्टर था, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, तो मैंने इसके अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इसका, तब क्या होगा, जो सी वेक्टर जो आ रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है, बट इस वेक्टर का कंपोनेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको सूडो वेक्टर कहते हैं। सूडो वेक्टर समझ में आ गया आपको? तो कैन वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, ये सूडो वेक्टर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? यस, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction. Yes, it has magnitude and direction, but it is not a vector. Yes, pseudo vector has not a vector, it is a pseudo vector, not a true vector. बात समझ में आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सूडो वेक्टर अलग चीज होती है और ट्रू वेक्टर अलग चीज होती है। मैं ट्रू वेक्टर सूडो वेक्टर के आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं कि अंतर क्या होता है। बेसिकली कुछ 2-3 पॉइंट 5-6 पॉइंट लिखवा दूंगा जो आपको याद रहे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप जब नीट में देखते हैं, क्योंकि आपने चीजें पढ़ी ही नहीं होती है, आपने ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, आपने ए क्रॉस बी निकाला है, ए डॉट बी निकाला है, आपने ऐड करा है, सब्सट्रैक्शन करा है और कुछ प्रोसेसर भी लगाए हैं आपने दुनिया भर के, लेकिन आपने इस डेप्थ में चीजों को नहीं पढ़ा है, राइट। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, विश्वास मानिए आपका दिमाग खोल कर रख देंगे पूरा। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट। मोर एप्रोप्रिएट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट आपको बताना है कौन सा ज्यादा सही है। ओके, राइट। हो सकता है ये आदर्शन रीजन में इस तरीके से आ जाए प्रॉब्लम्स, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। दो वेक्टर आर एडेड यूजिंग ट्रायंगुलर रूल बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है कि दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं ट्रायंगुलर रूल से, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर को आप ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं। ये एक वेक्टर रहा कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से एक वेक्टर रहा, तो थोड़ा गंदा बन गया ये, थोड़ा मिटा सकता हूँ। यस, ये कुछ वेक्टर रहा और जो इनको रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ इनका रिजल्टेंट आ गया। ओके, तो ये अगर तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास था ए वेक्टर, ये कुछ बी वेक्टर था आपके पास, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा।
मतलब आप अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आप उन्हें ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं। टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्रायंगुलर रूल्स बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। वो बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्रायंगुलर रूल। यहां पर ये बोल रहा है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इन्हें आप ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स आप ट्रायंगुलर रूल से दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर्स को ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं। राइट, ये बात भी सही है। दो वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो ट्रायंगुलर रूल से जुड़ती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी भी है। लेकिन अगर ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट बोला जाए तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि दो वेक्टर हैं इसलिए आप उन्हें ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं। राइट, वेक्टर होना मोस्ट प्राइमरी केस है। अगर कोई वेक्टर्स हैं आप उन्हें ट्रायंगुलर रूल से जोड़ेंगे आंसर मिलेगा आपको। अगर आप किसी दो चीजों को जोड़ रहे हैं ट्रायंगुलर रूल से वो डेफिनेटली वेक्टर्स हैं, ये आप नहीं कह सकते। ओके, यहाँ पे थोड़ा कैच है। एग्जैक्टली सारी वेक्टर क्वांटिटीज को सारे कोई सभी चीजों को जो आप ट्रायंगुलर रूल से जोड़ रहे हैं चीजों को तो सब वेक्टर हो ये गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट भी ये भी सही है, ए वाला भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट क्या है? मोर अप्रोप्रिएट है ए वाला कि अगर दो फोर्स आपके पास हैं तो आप उन्हें ट्रायंगुलर रूल से जोड़ सकते हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी था लेकिन कई बार दिमाग चकरा देता है क्वेश्चन ये वाला। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कैन यू ऐड टू वेक्टर्स। सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ हो रहा है। यस, हो रहा है, सब कुछ आपको दिख रहा है पीछे, फाइन। तो कैन यू ऐड टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ा जा रहा है जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। ये आपको याद रखिए, ये जो वर्ड बोला गया ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं जिनकी डायमेंशन अलग अलग हो? क्या आप दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं कि जिनकी डायमेंशन अलग अलग हो? देखो भाई, ये ऐसी ही बात है जैसे आप ये कहें कि मैंने दूरी को किसमें जोड़ दिया? मैंने दूरी को लीटर में जोड़ दिया। या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डेल्टा आर लिख दिया मैंने इसको। ये कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कोई फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स की यूनिट तो होती है भैया, क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन होती है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो न्यूटन में होगा, डब्ल्यू लिख दिया, न्यूटन में होगा। इसकी जो डायरेक्शन, इसकी जो डायमेंशन होती है वो मतलब यूनिट मीटर में होती है, उसकी डायमेंशन जो एल होती है, एल में नापते हैं, MLT -2 एम मतलब केजी, एल मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम। तो डायमेंशन दोनों की अलग अलग है। अगर दो डिफरेंट डायमेंशन की चीजों को आप ऐड करेंगे, क्या आप ऐड कर सकते हैं? नो, आप इस सिचुएशन में ऐड नहीं कर सकते। राइट, आप दूरी को फोर्स की, जैसे मैंने कहा कि दूरी की यूनिट न्यूटन है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन में आप डिस्प्लेसमेंट की दूरी होती है 5 मीटर। तो क्या आप जोड़ सकते हैं इसको? भैया जो आंसर आएगा 10 क्या आएगा? क्या मतलब आप, ये तो बड़ी अजीब बात है। न्यूटन में आप मीटर को जोड़ रहे हैं, ये एक डिफरेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये नहीं दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट ऐड। राइट, इफ यू गोना ऐड, जो आप यूनिट लिखेंगे कुछ अलग ही यूनिट आ जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन आगे बोल रहा है वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशन? यस, लेकिन दोनों ही डायमेंशन सेम स्टैंडर्ड में होना चाहिए। जैसे या तो एमकेएस में हो या ऐसा यूनिट हो, सेम स्टैंडर्ड में होना चाहिए। जैसे आप करते हैं दो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं आर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो जो आपको क्वांटिटी मिलती है वर्क डन मिल जाता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जो यूनिट है वो होती है न्यूटन। राइट, ओ फिर से डब्ल्यू लिख दिया भाई, अजीब है, न्यूटन। राइट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर से तो मिलकर बनता है जूल। जूल कैसे बनता है भैया? जूल न्यूटन मीटर से मिलकर बनता है।
तो इस सिचुएशन में जो आंसर आपका आएगा वो जूल में होगा। हमने डिफाइन कर दिया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, राइट? तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप न्यूटन में कर रहे हैं और यहाँ पे केजी कर दिया तब गलत हो जाएगा। सॉरी, मीटर में नहीं किलोमीटर में कर दिया, तो आपको मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा, मतलब एक ही स्टैंडर्ड यूनिट में आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। देन यू हैव टू ऐड then you have to multiply those quantity and you get the answer that yes, in that particular situation you can multiply the physical quantity having the different dimensions, right? In multiply you can do that, but in case of addition you can't do that. Fine, okay, next question देख लेते हैं। Can a vector have zero component along a line and still have non-zero magnitude? मतलब कोई एक वेक्टर, मैं पहले क्या करता हूँ आपके लिए, मैं इसमें कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जे है, या फिर एक काम करो इसको एक्स वाई डायरेक्शन कर लो और इसको एक्स डायरेक्शन कर लो। अब इस डायरेक्शन में मैंने पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, राइट? मैंने एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपको, यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ किया, राइट? एक्स डायरेक्शन में कुछ ए वेक्टर ड्रॉ करा। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? यस, इट इज ऑलरेडी इन एक्स डायरेक्शन, इट इज ऑलरेडी इन एक्स डायरेक्शन, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तब तो हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लिखा? बिकॉज ये एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन से कोई एंगल नहीं बना रहा है। मैंने बताया ना, डायरेक्शन का मतलब होता है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है कोई वेक्टर, उसे बोलते हैं डायरेक्शन। तो ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बना रहा है क्योंकि तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, या फिर कह सकते हैं आप एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो एंगल 0 हो गया। तो एंगल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये आ गया a। लेकिन अगर मैं इसका कहूं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा? तो यहां पर हो जाएगा a sin 90, a sin 90। समझ में आया बात? a cos 0, सॉरी a cos 0, a sin 0, सॉरी यहाँ पे sin 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, sin 0 डिग्री। क्योंकि जो आप हॉरिजॉन्टल, जैसे अगर आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है, यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वो हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो हो जाएगा a cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा a sin थीटा, राइट? a sin थीटा, ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा a sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा a cos थीटा। ये ऑलरेडी 0 एंगल बना रहता है एक्स एक्सिस से, तो थीटा जो होता है वो कॉमन रहता है, a cos थीटा, a sin थीटा। तो a cos 0, a sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, राइट? उसने पूछा था कैन अ वेक्टर हैव 0 कंपोनेंट अलोंग अ लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। वो उसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लेकिन वो वेक्टर का जो कंपोनेंट किसी एक लाइन के, मतलब वर्टिकल लाइन के अगर डायरेक्शन में होगा, क्या वो जीरो हो सकता है? यस, इट कैन बी जीरो। इस सिचुएशन तब होगी जब कोई वेक्टर किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो दूसरी एक्सिस की वो चीज जीरो हो जाएगी। ओके, मैंने आपको बताया कि जहां से एंगल बनता है वो एक्स एक्सिस से बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना जाएगा, और जो वर्टिकल से बनेगा वो उसका वर्टिकल एंगल माना जाएगा। तो आप ये याद मत रखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आप ये ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होगा जहां से एंगल बन रहा है, और उसके अपोजिट मतलब जो उसको वर्टिकल होगा वो वही एंगल पे साथ साइन में आ जाएगा। जहां से एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यहां से एंगल बन रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया यहाँ पर? ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यस वी कैन a vector have 0 component along a line? Yes, vector can have 0 component along a line। तो उसका आंसर यस हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके,
जो डाउट रहता है मैं आपके अक्सर हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल छोड़ देता हूँ, आप मुझे वहाँ ईमेल कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये बोल रहा है, इसने कहा कि देखो भाई ऐसा है, दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, मतलब E1 एंड E2 बी द एंगल मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए। तो देखो भाई अगर लेट्स से ये कोई वेक्टर ए है, कुछ ऐसा करके दिया हुआ है वेक्टर ए, ओके भैया। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखो ऐसा है, माइनस ए कहाँ होगा, माइनस ए एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा भाई। माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, ये होगा कुछ डायरेक्शन में, ये किधर होगा, माइनस का एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये वेक्टर दोनों ही की वेक्टर ये भी ए है और ये भी है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ए, तो ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया यहाँ पे, कुछ ये ओरिजिन हो गया आपका, ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ये जो एंगल बना उसने कहा है कि लेट E1 एंड E2 बी द एंगल मेड बाय ए एंड माइनस ए। ए क्या है, ए वेक्टर है, माइनस ए भी एक वेक्टर है, तो एंगल ए के द्वारा जो एंगल बनाया गया वो E1 है, और एंगल माइनस ए वेक्टर के द्वारा जो एंगल बनाया गया वो माइनस का सिर्फ E2 है, ओके, E2 है। तो ये कह रहा है पॉजिटिव एक्सिस से बता दिया, बहुत बढ़िया। शो दैट tan E1 बराबर tan E2, प्रूव आपको करना है कि tan E1 बराबर है tan E2 के, ये आपको प्रूव करना है। tan E1 बराबर है tan E2 के, ये आपको प्रूव करना है, tan E2, ओके, ये आप प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को, ग्रीन वाली को एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब माइनस एक्स की तरफ जाऊंगा, तो ये जो एंगल होगा एग्जैक्टली इस एंगल के बराबर होगा, ये भी एंगल E2 ही होगा, किससे, सॉरी E1 होगा, किससे, किससे बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। देखो ऐसे होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो एंगल ये होगा एग्जैक्टली उसी के बराबर ये होगा, ये किसकी वजह से आए हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपका होगा सर ये एंगल भी तो इस एंगल के बराबर होगा, हाँ सर ये भी एंगल बराबर होगा, किससे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसी तरह से ये दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करनी थी, जो एंगल ये होगा एग्जैक्टली वर्टिकल अपोजिट से E1 बराबर हो जाएगा, ओके। प्रूव क्या करना है, tan E1 बराबर है tan E2 के, राइट, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे भैया इसको, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो हो जाएगा cos A cos E1, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A sin C1, A sin E1, A sin E1, राइट। और इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का, इधर भी हो जाएगा A cos E1 और यहाँ पर हो जाएगा A cos E2, A sin C2, sin E1, A sin E1, राइट। ये cos हो गया और ये sin, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गए A sin E1, यहाँ पर आ गया A sin E1, और यहाँ पर क्या आ गया A cos E1, और यहाँ पर भी आ गया A cos E1, तो यहाँ से दोनों बराबर हो गए। आपको दिखाना है tan E1 बराबर है tan E2 के, tan E1 कैसे निकाल सकते हैं, tan E1 निकाल सकते हैं कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप इस पे, और यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पर जो लंबाई होगी वो हो जाएगा, ठीक है। लंबाई क्या होगी मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जो भी लंबाई होगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, यहाँ पर इस साइड में ये लंबाई जो होंगी परपेंडिकुलर लंबाई दोनों बराबर होंगी, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है ये लंबाई और एग्जैक्टली ये लंबाई, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये जो यहाँ का जो टेंजेंट है, मतलब ये लंबाई डिवाइड बाय ये लंबाई,
मतलब tan क्या होता है बेटा, tan होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, अपोजिट साइड मतलब बेस, अपोजिट साइड डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये है और बेस ये है, अपोजिट साइड ये है और बेस ये है, राइट। लेकिन आपको दिखाना है यहाँ तो tan E1 बराबर tan E1 आ जाएगा, tan E1 थोड़ी दिखाना है, tan E1 बराबर tan E2 दिखाना है, तो tan E1 बराबर आ जाएगा tan E1, राइट। लेकिन आपको E1 तो नहीं लिखना है, आपको लिखना है E2, तो आप E2 लिखेंगे तो हो जाएगा tan E2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 180 माइनस E1, यहाँ से हो जाएगा 180, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस E2, 180 माइनस E2, सही हो गया। E1 का क्या मतलब हुआ, 180 में से आप ये घटा दीजिए, ये मिल जाएगा। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan E1 बराबर tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है 180 माइनस थीटा होता है tan थीटा, माइनस का tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan E2, tan E2, तो tan E1 बराबर आ गया माइनस का tan E2। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आपको प्रूव करना है कि tan E1 बराबर माइनस का tan E2, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होगी यहाँ पे। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी मैं आपको हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो इन लोगों ने सही से प्रिंट नहीं करा है चीज को, या कोई दिक्कत है। गिविंग दैट tan E डज नॉट इक्वली डज नॉट अनइक्वली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये भी आपको बताया गया है कि 10 गिविंग tan E डज नॉट अनइक्वली डिटरमाइन tan A। देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना एच सी वर्मा की, ये बड़ी एकदम हार्ड होती है, और इस तरीके का क्वेश्चन आप जब आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह में, तो आप एकदम स्टक हो जाते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ। गिविंग tan E डज नॉट अनइक्वली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा रहा हूँ इसकी जगह पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है is the vector sum of the unit vector I and j a unit vector, किन्हीं दो वेक्टर का सम जो है, यूनिट वेक्टर किन्हीं दो यूनिट वेक्टर का सम जो है यूनिट वेक्टर आएगा। तो अगर कोई लेट से ये कोई वेक्टर है I, ये कोई I वेक्टर है और ये कोई j वेक्टर है, जब आप इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो हो जाएगा I प्लस j, इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा I प्लस j, राइट। आई वेक्टर आई क्या प्लस j, ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट का तो आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, मतलब √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब आ गया √2। वो कह रहे हैं कि इज अ वेक्टर सम ऑफ द यूनिट वेक्टर आई जगह यूनिट वेक्टर, क्या दो यूनिट वेक्टर का सम जो है क्या यूनिट वेक्टर आएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस वेक्टर में मल्टीप्लाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे I/√2 प्लस I/√2 j/√2, आई एम सॉरी, राइट, ये हो गया j/√2। अब क्या इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा, यस, इसका वेक्टर 1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी अब ये यूनिट वेक्टर है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ओके, अब जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड इस केस में 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर आपने यूनिट वेक्टर को √2 से डिवाइड कर दिया, अगर आपने यूनिट वेक्टर I और j लिए थे, अगर आप इसके यूनिट अगर आप 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। मैं इसका माइक लगाना भूल गया था, आई एम सॉरी, मैंने अब माइक लगा लिया अपना, और माइक थोड़ा दूर होने की वजह से आवाज थोड़ी खराब आ रही होगी, आई नो। ओके, ठीक है भैया, इसका जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा है
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 नहीं आ रहा तो हम उसको यूनिट वेक्टर नहीं कह सकते, हम उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अब ये यूनिट वेक्टर है। ओके, उन्होंने पूछा था कि इज द वेक्टर सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स I और J इज अ यूनिट वेक्टर? नो, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कांट से दैट। बट अगर हम उसको 1/√2 से डिवाइड कर दें जो वेक्टर है, तब जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। यस, आगे लिखा हुआ है इफ नो, अगर नहीं है, कैन यू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी टू गेट अ यूनिट वेक्टर? यस, वी हैव मल्टीप्लाइड 1/√2, और जब हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तब उसका वेक्टर जो आ गया वो यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया 1 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि भैया कि ये यूनिट वेक्टर है। तो वो सिचुएशन जो पूछी थी उसने यूनिट कौन सी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करें, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/√2 से। हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ऐसा है कि एक वेक्टर है i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, राइट 4 वेक्टर b such that a is not equal to b but a is equal to b। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया इसने। देखो ये कह रहा है कि इस वेक्टर, ये ऑलरेडी एक वेक्टर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j। ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग बिल्कुल खोल कर रख देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। 3i प्लस 4j, राइट 4 वेक्टर्स ऑफ b, राइट 4 वेक्टर b in such a way that a is not equal to b, मतलब ये वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर a is not equal to b but the magnitude of a is equal to magnitude of b। देखो मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन वेक्टर बराबर ना हो। आपको ऐसे 4 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, वेक्टर बराबर ना हो। वेक्टर को आप डिफाइन करते हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो दूसरा बी वेक्टर में एक लिख सकता हूं, b1 वेक्टर लिख सकता हूं, माइनस का 3i माइनस का 4j। इस सिचुएशन में अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब भी निकलेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ गया भैया? 5 आ गया। कैसे? 9 एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ध्यान से देखिए इसको, इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकलेगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 25। 25 का बाहर क्या आ जाएगा? 5। मतलब आपको जितने भी वेक्टर लिखने हैं, 4 वेक्टर आपको लिखने हैं, वो सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो बट जबकि वेक्टर बराबर ना हो। तो देखिए वेक्टर बी जो है ए के बराबर है? नो, बिकॉज वहां पर 3i प्लस 4j था, यहां पे माइनस 3i माइनस 4j है। राइट, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। राइट, ओके। दूसरा वेक्टर मैं लिख सकता हूं, कैसे? दूसरा वेक्टर लिख सकता हूं, लेट्स से मैंने माइनस का 3i ऐसे छोड़ दिया, प्लस का 4j लिख दिया, प्लस का 4j। इस सिचुएशन में क्या मैग्नीट्यूड बराबर आएगा? यस, अभी भी बराबर आएगा, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड जो कोएफिशिएंट होता है इसके स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमें लिखना होती है। तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तब वो भी प्लस हो जाता है। फायदा हमें ये मिल रहा है। तीसरा वेक्टर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3i। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, माइनस को चेंज कर दे रहा हूं, इधर से उधर माइनस को शिफ्ट कर रहा हूं और मुझे अलग अलग वेक्टर्स मिल जा रहे हैं। तो यहां पर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालते समय, और ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो अभी भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अभी भी मैग्नीट्यूड 5 ही आएगा। भाई 3 वेक्टर तो लिख लिए मैंने सिर्फ माइनस को शिफ्ट कर करके। राइट, अब एक वेक्टर और लिखना है। भाई 3 तो मैंने अपने माइनस को चेंज कर करके उसको लिख दिया है, लेकिन अब क्या होगा? अब कुछ चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या होगा कि भाई अब ऐसा कोई क्या बनाए जिसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाए। तो एक काम करो, इस सिचुएशन में आप ऐसे ले सकते हो, जो चौथा वेक्टर आप ऐसे ले सकते हो, 5i प्लस 0j। 0j मतलब जो भी चला है वो सिर्फ 5 में हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, मतलब जो भी वेक्टर है वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही है। तो इसका जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर में से 25, 25 का बाहर फिर से 5। अब इस तरह से मैं 2 लिख सकता हूँ, मुझसे 4 पूछे मैं 5 लिख सकता हूँ, एक और बढ़ा सकता हूँ। मैं लिख दूंगा अगली बार 0i प्लस का 5j, तब भी यही 5 आंसर आएगा। समझ में आया आपको? आपने 4 वेक्टर पूछे थे आपसे, उसने कहा था कि ए वेक्टर बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। राइट,
हमने 4 वेक्टर ऐसे लिख दिए जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन चारों वेक्टर वेक्टर ए के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं -i -3 -4j, मतलब अगर ये कोई वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखा था, ए वेक्टर कुछ इस तरह से दे रखा था, तो ये जो बी वेक्टर होगा एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, बट सेम मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है -3i -4j, यहाँ पर कुछ एंगल चेंज हो रहे हैं हर बार में, और यहाँ पर एग्जैक्टली हमने मैग्नीट्यूड चेंज करके सिर्फ y डायरेक्शन में कर दिया, मतलब x डायरेक्शन में ही कर दिया, और उसका जो हमने कोएफिशिएंट रखा i का वो 5 यूनिट रखा, तो हमने 5 का जब स्क्वायर करा वही 5 मिल गया, राइट। आपको दिमाग खोलने की जरूरत है, क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, बट आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। वो कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है, कैन यू हैव a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b। मैं देख लेता हूँ एक बार, वीडियो सबको सही बन रही है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ओके। वो कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है, a क्रॉस b बराबर a डॉट b, क्या a क्रॉस b के बराबर a डॉट b है? a क्रॉस b, दो वेक्टर को आप क्रॉस कर रहे हैं, वो बराबर आ जाए a डॉट b के, क्या ऐसा पॉसिबल है? भैया ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, जरा आप मुझे बताओ। a क्रॉस b से जो चीज निकलेगी वो एक वेक्टर निकलेगा, मतलब वेक्टर c निकलेगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, जब भी दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो एक वेक्टर निकलता है, उसको हम फाइनली सूडो वेक्टर कहते हैं, बट स्टिल इट इज अ वेक्टर, बट इट्स नॉट अ ट्रू वेक्टर, बट इट्स अ वेक्टर। बट इन केस ऑफ a डॉट b जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है स्केलर क्वांटिटी, इससे जो क्वांटिटी निकल कर आएगी वो आएगी वेक्टर क्वांटिटी, इससे जो क्वांटिटी निकल कर आएगी वो होगी स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी a क्रॉस b को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, a डॉट b को, मतलब जहां डॉट लग जाए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज अलग होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज अलग होती हैं। ये बात समझ में आई आपको? ओके। क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन यू हैव a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, क्या ये बराबर हो सकता है? नो। with a is not equal to b, b is not equal to b is 0, sorry, a is not equal to z 0 and b is also not equal to 0, in that particular situation कि ये बराबर नहीं होते हैं। what अगर वो बोल रहा है क्या हो अगर one of the two vector is 0, उनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, कोई एक वेक्टर, मैंने कहा लो भाई साहब एक काम करो, मैंने वेक्टर a को मैंने 0 मान लिया, ओके। अब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर, किसी वेक्टर का 0 के साथ में, भाई आप 0 के साथ में आप किसी वेक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर निकलेगा 0। जब आप डॉट निकालेंगे किसी वेक्टर का 0 के साथ में तब भी निकलेगा आंसर 0 0 0, राइट। क्या इस सिचुएशन में ये बराबर है? यस, इस सिचुएशन में बराबर है, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई आप किसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि 0 वेक्टर का मतलब क्या, आप क्रॉस कर ही नहीं रहे हो किसी के साथ में। डॉट कर रहे हो किसी वेक्टर के साथ में तो उसका आंसर भी 0 आएगा, क्रॉस के साथ करोगे तब भी आंसर 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर 0, ओके, ठीक है। वहां पे जो निकल कर आया है, ठीक है, ये जो आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, 0 वेक्टर है वो, आप जो आंसर निकलेगा वो 0 आएगा, ओके। ये ठीक है, ऐसा कि जब आप क्रॉस करोगे, लेट्स से आपने कहा कि एक 0 क्रॉस है, या ये बी लिखा हुआ था, बी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं 0 क्रॉस बी कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 लगाया, 0 वेक्टर, तो इसका जब क्रॉस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, ताबीज बनाते हैं इस तरीके का, आई जे और के, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे आई, यहाँ पे जो भी है 3 2 4 जो भी यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो लिख देंगे। लेट्स से मैंने कह दिया बी वेक्टर कुछ है इस तरीके का, आई प्लस 2j प्लस 3k, ये कुछ वेक्टर है मेरे पास। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको दिख रहा है साफ साफ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब भैया जब आपसे क्रॉस निकालो तो 0 तो निकलेगा, 0 तो निकलेगा, देखो ध्यान से 0 बराबर 0 आ गया,
राइट। जब आप 0 बराबर 0 करेंगे तो भैया ये तो इस सिचुएशन में ये चीज हो सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो बोल रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, कैन यू से दैट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, कैन यू से दैट a इज इक्वल टू b। यस, मतलब वेक्टर a जो है वेक्टर b के बराबर हो गया, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? a क्रॉस b 0 होने का क्या मतलब है? a क्रॉस b 0 होने का मतलब यह है कि दो वेक्टर का सम क्रॉस 0 तब हो सकता है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। देखो, अगर एक वेक्टर a ये दे रखा है और ये कुछ वेक्टर b दे रखा है, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है, और जब एंगल 0 हो गया तब a क्रॉस b 0 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, a से लेके क्रॉस b की तरफ करते हैं, और जो आपका थंब बताता है वो डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर बताता है विच इज c, तो वो c है ही नहीं, मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तब उस सिचुएशन में जो एंगल होता है वो 0 होता है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। तब आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला कैन यू से दैट a इज इक्वल टू b, वेक्टर a इज इक्वल टू b। वेक्टर a इज इक्वल टू b कहना ये इस चीज को बताता नहीं है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड या वेक्टर आई डोंट नो वेक्टर ले रखा है या वेक्टर b दे रखा है, इसका वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड भी दे रखा है लेट्स से, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है साहब, उसका एंगल 0 है। मैग्नीट्यूड बराबर से कोई मतलब नहीं होता इस बात का कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाए। क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों के वेक्टर बराबर हैं? वेक्टर बराबर होने से कोई मतलब नहीं है, बस यहां पर शर्त यह है कि एंगल 0 हो गया इसलिए ये 0 हो गया। क्या ये कह सकते हैं a और b अलग अलग हैं? हाँ, हो सकता है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते a बराबर b, ये कह सकते हैं यस इट इज फाइन। एक ए बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड से हमें कुछ चक्कर ही नहीं है, बट वो एंगल दोनों के 0 हो गए, क्योंकि जब भी लेट्स से a क्रॉस b निकालेंगे तो अगर इसका जो फॉर्मूला अगर मैं c निकालूंगा वो निकलेगा c, या फिर कह सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर एक प्लेन में होंगे और जो तीसरा वेक्टर होगा वो आउट ऑफ द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो। तो ये आपको डायरेक्शन की बताता है कि वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी एक डायरेक्शन है, राइट। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? एंगल 0 हो गया, ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन गलत है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि a और b बराबर, a और b बराबर कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि देखो भाई वेक्टर a बराबर है बराबर हो कुछ नहीं है, वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है। डू वी हैव वेक्टर b k टाइम्स ऑफ वेक्टर a, कैन वी से दैट b डिवाइड बाई वेक्टर b डिवाइड बाई वेक्टर a इज इक्वल टू k। तो देखो भाई ऐसा है, एक काम कर लो आप, पहले वेक्टर a का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर a का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तब आप क्या कहोगे कि 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, राइट। ये आ जाएगा 25, 25 और ये हो जाएगा 16, और 16 जब ऐड करेंगे तो 25 35 35 एंड 16 कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 41। ये तो भैया 41 आ गया, दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक। ये अगर मैं मैग्नीट्यूड इसका निकालूं तो निकलेगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मॉड लगा लिया, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या मुझे कुछ फायदा मिल रहा है? कुछ फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर, राइट। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा? 75 का स्क्वायर होता है भाई 25 और 7 8 56, 56, 26 25, 56 25 में आपको क्या जोड़ना है? 36, 36 आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और एक 3 6 हो गया और ये 6 और ये 5 हो गया, 56 61। तो ये कितना आ गया? 56 61। ठीक है भाई, ये हो गया। सॉरी, क्योंकि ये 7.5 था तो ये 56 ना होके यहाँ पे 6.25 मतलब 56.25 आएगा। यहाँ पर जो होगा ये 56.25 है। 56.25 में आपने कितना जोड़ा है? 36। जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा? 6 6 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया 6 और 3 9, 9225। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है क्योंकि 92 किसी 72 होता है, 8 9 72, 9 धाम 90 होता है वो सीधा, राइट, वो किसी में नहीं आता है। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 92.25। अब आप देखिए यहाँ पे लिख रखा है ए वेक्टर बी डू वी हैव के टाइम्स ऑफ के वेक्टर ए। कैसा हम लोग कर सकते हैं? देखो भाई ऐसा है, आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर जो दे रखा है वो 7.5 दे रखा है, इसको आप 15/2 ले सकते हैं। ठीक है, 15/2 ले सकते हैं और उसका 6 ले सकते हैं, 15/2 आई और 6j, और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं आप ऊपर से। ये काम करिए, डिनोमिनेटर सेम ही बना, चलो मत बनाइए। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7, 3 जब कॉमन लेंगे 3 5 जा 3 5 जा 12, तो 5 आ गया ये और आई, और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 2j, राइट, 2j। ओके, अगर आपने माइनस के 2 से, मतलब आपका क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3i, मैंने माइनस के 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं माइनस के 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये तो पहले से लिखा हुआ था, ये इस तरह से कितना लिखा हुआ था? ये 5i। तो माइनस के 2 से अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये वाला माइनस का 2 खत्म कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ माइनस का 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 10, मतलब 5/2 का मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? माइनस था ना, यस, ये ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ माइनस रहेगा और ये हो जाएगा प्लस का 5, राइट, और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4j, माइनस का 4j, राइट। तो आप जो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वो कुछ ये मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अगर आप माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई कर दें तब एग्जैक्टली ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के बराबर आ जाएगा वेक्टर बी। ओके, वेक्टर मतलब आपने इसमें थोड़ा प्रोसीजर लगा दिया। आपने क्या करा, मैंने 7/2 ले सकता हूँ, मैंने 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा बन गया माइनस के साथ में, और मैंने क्या करा, -2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करा, राइट। मैं कर सकता हूँ -2 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 5 हो गया और ये माइनस का 2 हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज माइनस, इट वॉज प्लस एंड दोस्तों इट इज माइनस। अब ये क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो गया, राइट, ये जो भी है, और कितने टाइम्स हो गया, ये कुछ इतने टाइम्स होगा, माइनस का 3/2, यस, के जो हो गया माइनस का 3/2 हो गया। क्या आप ये कह सकते हो कि माइनस का 3/2 इसका रेशियो है? माइनस का 3/2, मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें मिटा रहा हूँ, ये इससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिटा रहा हूँ ये। तो अगर मैं ये क्या ये कह सकता हूँ कि माइनस का जो 3/2 आया मेरा निकल के, वो बराबर है वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए। तो ये आप कह सकते हैं क्या? हाँ, तो वेक्टर बी वेक्टर ए के बराबर हो गया। क्या ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा?
कई वेक्टर बराबर होंगे? वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं आप कि दो वेक्टर को एक वेक्टर से डिवाइड करा गया और एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो ये आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर मैग्नीट्यूड वाइज इसको सॉल्व करेंगे तब आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते डायरेक्ट। आप डायरेक्ट वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ डिवाइड करेंगे और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लेट्स से आपने कहा कि वेक्टर है कोई वेक्टर आई, और आपने कर दिया वेक्टर आई डिवाइड बाय नीचे, दोनों वेक्टर सेम हो गए, तब क्या स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगी? तब भी सिचुएशन में भी, कंडीशन में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसमें एक डायरेक्शन है, इसकी भी एक डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इट इज वन, बट डायरेक्शन वाइज वी कांट से, डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये कहना मुश्किल, ये नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ये बनाने के बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर सके, ये बन लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, ये नहीं और ये यस। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को अभी तक यहाँ पे रोक लेंगे। मुझे पता है कि आप शुरुआत की जो वीडियोस बनी थी उसमें आवाज़ की कमी की वजह से आपको दिक्कत हुई होगी, बट फिर भी मैं आवाज़ को सही करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी एस सी वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन हैं, तो एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।